हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी के बीच हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से स्मार्ट स्टोर कीपर चैनल पे। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए जो है मैं आप सभी के बीच आ गया ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को दे सकूं। क्योंकि जब मैं वीडियो के जो है वीडियो पे आप लोगों को समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, तो आप लोग जो है उस पर केयर नहीं करते हैं। तो मैं सोचा मुझे शायद सामने ही आना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स जो भी डाउट्स है आप लोगों को क्लियर कर दूँ उसमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एज ए स्टोर कीपर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ईजी है। आप जो है इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है प्रॉपर तरीके से आप देखें, उस पर 5-6 मिनट दें अपने, ठीक है ना। किसी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं तो 1 घंटे का आपको टाइमिंग देना पड़ता है, प्लस जाने में जो टाइमिंग वेस्ट करते हैं वो अलग चीज़ है। आप लोगों को घर बैठे बैठे जो है वीडियो मिल रहा है तो आप एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आप अगर अप्लाई कर रहे हैं जॉब में तो ऑयल गैस का हो या कंस्ट्रक्शन का हो या फिर सेफ्टी का हो, या फिर अगर बात करें तो होटल का हो, तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप स्टोर कीपर में जा रहे हैं, नहीं कि आप जो है डिफरेंट जो है आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। आप स्टोर कीपर के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन काम तो आपको सेम ही करना है। तो वो चीज़ जो है आपको पर्सनली आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एक्सेल में हम बात करें, एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो एक्सेल में क्या होता है, जिस मान लीजिए 100 आदमियों का जो है आप लोगों को किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 100 आदमी का आपको एंट्री करने के लिए मिल गया, ठीक है ना। और फिर दूसरी कंपनी आई कोई, या फिर कोई बाहर से, जैसे कि क्या होता है कि रेंटल वाले भी आते हैं, उनका भी नाम आपको सेम ही जो है प्रोसेस करना है, सेम ही एंट्री करना है, तो आपको वही काम करना है। तो मटेरियल्स पे ध्यान नहीं देना है आपको, एंट्री जो है आपको फार्मूला जो है सेम ही यूज़ करना है, बस प्रोडक्ट्स जो है आपको डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, आप मोटिवेट करना जान जाए पहले कि इंटरव्यूअर को कैसे मोटिवेट करें, कैसे एक्सपीरियंस को दिखाएं। अगर आप जा रहे हैं, एग्जांपल इंडिया में अगर काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना, इंडिया में काम करने के बाद से आपको जो है इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पर जाएंगे, आपसे पूछेगा कि भाई आप एज ए स्टोर कीपर काम करते हैं, तो ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि वो आपके बारे में पूछेगा, फिर उसके बाद से आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है पूछे, ठीक है ना। ये इंटरव्यू में भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, वो जो क्वेश्चंस की लिस्ट आएंगे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है उसमें से 90% जो है आपको उसमें से क्वेश्चंस आने ही हैं। तो उसके बाद से जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे वो मटेरियल से रिलेटेड आएंगे और आपके एक्सेल से रिलेटेड आएंगे। और सबसे पहले जो है उसमें आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इंग्लिश और आपकी जो है इंग्लिश के साथ साथ में इंग्लिश टाइपिंग, ये 2 चीज़ मस्ट है, आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश आपको अगर बोलने नहीं आता है तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फेस नहीं कर सकते हैं। अगर फेस भी कर लिए हैं, अगर कोई हिंदी इंटरव्यूअर आ गया, कोई छोटी कंपनी में जा रहे हैं, तो आप जाएंगे वहाँ पर, लेकिन आपकी सैलरी जो है एज ए स्टोर कीपर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी तो 12 से 15 के बीच में ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप एज ए एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं, एज ए सीनियर स्टोर कीपर या स्टोर कीपर में जा रहे हैं और आपके पास में अच्छी इंग्लिश है, इंग्लिश टाइपिंग है, तो आप जो है अच्छे एक सैलरी पे जो है वहाँ पे जा सकते हैं, आपको ऑफर कर सकते हैं अच्छा सैलरी वहाँ पे। क्योंकि स्टोर कीपर की सैलरी जो है मैंने बात किया था कि सैलरी जो होती है वो आपको नॉर्मल 1500 रियाल से लेकर आपको 5000 रियाल तक भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो आपको इतनी सारी जो है सैलरी नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं बताऊंगा कि 5000 आप कैसे कर सकते हैं, या 4000, 3000 जो है कैसे सैलरी आप ले सकते हैं किसी कंपनी में एज ए स्टोर कीपर काम करके। तो वो चीज़ मैंने शेयर भी किया है, लेकिन फिर नेक्स्ट में भी बताऊंगा। अगर आप शुरू में जा रहे हैं किसी भी कंपनी में तो जाइए, आप जाके वहाँ पर काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो देखिए, वीडियो से एक्सपीरियंस लीजिए, किसी अच्छी कंपनी में जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, तो आपकी सैलरी जो भी होगी 2+ के करीब में आनी ही आनी है, ठीक है ना। यानी 2000, 1800, 2200, 2500, 2700, यानी इस जो है लिमिट तक आपकी सैलरी मिल सकती है। प्लस आपकी फूड होंगे, कंपनी का अकोमोडेशन होगा आपका, ठीक है ना। बाकी का जो इंश्योरेंस होता है और जो भी फैसिलिटी होती है कंट्री की तरफ से, वो सारी फैसिलिटी लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलेगी, प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो भी काम आपको करना है, आप लोग सोचते हैं कि एज ए स्टोर कीपर जो है सिर्फ हमें कंप्यूटर पे काम करना है, तो सिर्फ कंप्यूटर पे काम नहीं करना है आपको। अगर आप स्टोर कीपर में जा रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले तो आपको स्टोर में वो लोग रखेंगे, ठीक है ना। स्टोर हो या वेयर हाउस हो,
साइट का अगर स्टोर भी मिलेगा तो आपको पहले वो आपको किसी वेयर हाउस में डालेंगे, उसके बाद से अगर आप जैसे कि एक्सपीरियंस में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्ट वेयर हाउस में भी डाल दें। तो आपके पास में नॉलेज होना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एज ए फ्रेशर जा रहे हैं आपको तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें आपको पहले अगर एक्सपीरियंस हो जा रहा है तो आप जितना ज़्यादा हो सकेगा आप वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस पहले से आपके एक्सपीरियंस है तो उसमें क्या होगा कि आपको कंपनी में ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एज ए स्टोर कीपर आप जा रहे हैं तो स्टोर सुपरवाइजर हो सकते हैं, वेयर हाउस सुपरवाइजर हो सकते हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, और इसमें जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे उतनी सैलरी आपकी ऊपर होती है। एज ए स्टोर सुपरवाइजर भी अगर काम कर रहे हैं आप तो 3000 से नीचे नहीं मिलेगी आपकी सैलरी, ठीक है ना, 3000 के ऊपर मिलती है। सिर्फ सुपरवाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, स्टोर सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टोर सुपरवाइजर या वेयर हाउस सुपरवाइजर ये दो तरीके से काम होते हैं इसमें। तो स्टोर सुपरवाइजर में अगर काम करते हैं हम तो क्या होता है कि जैसे कि एक स्टोर होता है कंपनी के अंदर में, अगर आप गए किसी वेयर हाउस में या फिर किसी अलग आपको सिटी में डाल दे रहे हैं और स्टोर सुपरवाइजर में है तो आपके अंडर में 3-4 स्टोर दे देंगे लोग, ठीक है ना, 3-4 स्टोर रहेगा और उसके साथ साथ में 3-4 स्टोर कीपर भी होंगे, उसके बाद से उसके असिस्टेंट होंगे, लेबर्स होंगे, वो सारे के सारे जो भी होंगे वो आपके टीम में होंगे और आपको सुपरवाइज करना है, आपको उनको कवर करना है, सिखाना है, आपको अच्छे रिपोर्ट देने हैं कि प्रॉपर तरीके से आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, प्रॉपर तरीके से आपके मटेरियल्स जा रहा है साइट पे, जो भी मटेरियल सेल्फ में है उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है उसको मैनेज कर रहे हैं और इन्वेंट्री आपकी 100% सही है। जो आपकी मटेरियल सही है उसको आपने अपने लोकेशन पे रखा हुआ है, जो आपकी मटेरियल सही नहीं है, एज स्क्रैप है तो उसको स्क्रैप में निकाल के आपने डाला हुआ है। और स्क्रैप का भी लिस्ट आपको पास रहना चाहिए, जो स्क्रैप आप बना रहे हैं मटेरियल्स को कि ये मटेरियल्स अनयूजेबल है, आप यूज़ नहीं करेंगे या फिर डैमेज हो गया है तो उसका भी लिस्ट एक सेपरेट आपको बना के रखना है। क्योंकि जब भी इन्वेंट्री होती है तो स्क्रैप भी होती है, जो भी है आपके पास में ऑन हैंड वो सारे चीज़ को जो है वो आकर इंटरव्यू करके जाते हैं। इसमें अभी क्या हो रहा है कि ऑडिटर्स भी आ रहे हैं। ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं कि अगर आप मटेरियल्स वेयर हाउस से या फिर सप्लायर से रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर चेक कर रहे हैं। तो अगर आपका मटेरियल्स का आइटम और डिस्क्रिप्शन सेम नहीं है तो वो मटेरियल आपको रिसीव करने नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए जब भी आप जाएँ स्टोर कीपर में, तो जो आप मटेरियल्स रिसीव करें सप्लायर से या साइट से या फिर आप वेयर हाउस से, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से मटेरियल्स का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन जो होते हैं उसके उस पर डब्बे पे लिखे होते हैं तो अगर वहाँ पे मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल्स बिना डिस्क्रिप्शन के भी आ जाता है। तो कभी कभी मटेरियल्स के ऊपर में उसके सिर्फ ब्रांड नेम होती है या फिर उसका सिंबल होता है तो पहचान कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें जो है आपको ऑडिटर्स उतनी ज़्यादा जो है पूछताछ नहीं करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल्स ये है, उसका डिस्क्रिप्शन कम से कम मिलना चाहिए। ये नहीं कि डिस्क्रिप्शन कुछ है और मटेरियल्स कुछ है, तो फिर उसमें ऑडिटर्स आपको रिसीव नहीं करने देंगे, मटेरियल वापस हो जाएगा या फिर कंसल्टेंट आएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है जो भी मटेरियल्स रिसीव करनी है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना है, ये चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब स्टोर कीपर की बात करते हैं कि अगर आप स्टोर कीपर में जैसे कि काम कर रहे हैं स्टोर में तो ये सारी चीज़ें आपको तो मालूम हो गया। अब स्टोर सुपरवाइजर की हम लोग बात करेंगे कि 4-5 साइट जो है आपको मिल जाएगी, 4-5 साइटों के स्टोर कीपर मिल जाएंगे, लेबर्स मिल जाएंगे, उसमें उसको आपको मैनेज करना है, रिपोर्ट करना है, अपने मैनेजमेंट को बताना है और प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अब बात करते हैं वेयर हाउस सुपरवाइजर की। वेयर हाउस सुपरवाइजर या वेयर हाउस कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है ना, जो भी काम करते हैं सेम काम करते हैं। अब वेयर हाउस सुपरवाइजर में क्या होता है कि आपके अंडर में वेयर हाउस होता है और वेयर हाउस के अंडर में जो है आपको वैसे ही सेम स्टोर कीपर के असिस्टेंट यानी असिस्टेंट स्टोर कीपर्स और लेबर्स मिल जाते हैं और आप जो है वेयर हाउस मैनेजर के नीचे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आपको भी सेम प्रोसेस जो है करना पड़ता है। आपको मटेरियल प्रॉपर तरीके से रिसीव करना पड़ता है, आपके जो भी स्टोर कीपर है वो रिसीव करेंगे, वो आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद से जो मटेरियल्स की लिस्ट बनती है उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि इसकी जो है डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जो भी चीज़ है वो सेम है कि नहीं। उसके बाद से ऑन हैंड चेक करना पड़ता है, इनपुट आउटपुट सही है ना। उसके बाद आपको साथ ही साथ ऑन हैंड आपको बना के रखना पड़ता है हमेशा, और वीकली रिपोर्ट आपको ही लेनी पड़ती है, डेली इशुएंस रिपोर्ट, डेली रिसीविंग रिपोर्ट। उसके बाद साथ साथ में आपको जो है इशुएंस रिपोर्ट आपको चेक करना पड़ता है कि हमारा जो मटेरियल साइट पे जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है ना। ये नहीं कि स्टोर कीपर कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल उठाए और भेज दिया, जैसे कि मटेरियल्स रखा हुआ है, वो 2-4 मटेरियल रखे हैं, वो भी क्या करते हैं कि अपने पास में पेपर बना देंगे और लेबर को बोल देंगे कि ये मटेरियल उठा के भेज देना। वो क्या करेंगे,
कोई भी मटेरियल उठाएंगे साथ में उठा कर भेज देंगे, उनको याद नहीं रहता है। तो फिर कभी कभी स्टोर कीपर भी गलती करते हैं, वो लोग भी जो है मटेरियल्स उठाते हैं भेज देते हैं, सही से प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करते हैं। कभी क्वांटिटी कम होगी तो कभी जो है डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होगी मटेरियल्स की, और मटेरियल लोड करके भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आपको जो है ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है और प्रोफेशनल स्टोर कीपर बन के काम करना है। ये नहीं कि आप गए काम कर रहे हैं, मैं ऐसे बहुत सारे दिखा दूंगा स्टोर कीपर जो काम करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मटेरियल्स कैसे रिसीव करना है, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और काम करने आ जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। बाद में वो क्या होता है कि उनको वार्निंग लेटर इशू कर देते हैं। वार्निंग लेटर हर महीने उनको मिलता है। वार्निंग लेटर मिलने का मतलब क्या हो गया कि आप कंपनी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको जो है आपको प्रोफेशन चेंज कराना हो, या फिर आपकी सैलरी बढ़ानी हो, या फिर कंपनी में अगर आपको जैसे कि मंथ ऑफ एम्प्लॉय या मंथ ऑफ जो भी आपको गिफ्ट दिए जाते हैं उसमें आपको ना मिले, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन रुक जाए, आप प्रमोट नहीं हो सकें। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जो रिपोर्ट बनते हैं वो रिपोर्ट को आपको चेक करना है, ऑन हैंड आपका बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि दिसंबर में और नवंबर में ये 2 महीने में इन्वेंट्री चलती है, ये अगर आपके पास में कंपनी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आप एज ए स्टोर कीपर हो या सुपरवाइजर हो या स्टोर सुपरवाइजर हो या वेयर हाउस सुपरवाइजर, जो भी हो, आप स्टोर में अगर आप काम कर रहे हैं या वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो नवंबर से दिसंबर के बीच में इन्वेंट्री स्टार्ट हो जाती है। अगर एनुअल इन्वेंट्री होती है तो कहीं कहीं क्वार्टरली भी होती है, लेकिन दोनों का काम सेम ही होता है। तो हमारे पास में जो है एनुअली होती है, हमारे जो स्टोर कीपर्स हैं वो एनुअली करते हैं। तो मैं बता दूं, जो भी हमारे स्टोर कीपर हैं तो वो क्या करते हैं कि इन्वेंट्री से 2 महीने पहले ही वो प्रिपरेशन करने लगते हैं, पहले ही सारे मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करने लगते हैं, कौन सा मटेरियल सही है कौन नहीं है। तो पहले क्या करते हैं कि जो भी ऑन हैंड होता है, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, जो भी ऑन हैंड होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी है, जो भी ऑन हैंड होता है डायनेमिक्स पे, तो वो डायनेमिक्स का ऑन हैंड मटेरियल्स वो पूरे के पूरे प्रिंट कर लेते हैं, जो सिस्टम पे होता है उसको पूरे प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, उसको फिजिकली चेक करते हैं। फिजिकली चेक करने के बाद से उसको डेली एक मटेरियल्स, जैसे है 2 मटेरियल्स चेक हो गए, अगर ज़्यादा मटेरियल्स है तो डेली 100 मटेरियल्स, कभी 50 मटेरियल्स कर के 1 महीने के अंदर में वो अपना ऑन हैंड पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एडजस्टमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस टाइम में रिपोर्ट बना के रखते हैं, और जैसे ही मैनेजमेंट वाले मांगते हैं कि भाई कोई अगर आपको एडजस्टमेंट कराना है तो आप हमें रिपोर्ट भेज दें, तो वो तुरंत उसी टाइम में रिपोर्ट लेते हैं और भेज देते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया या फिर कोई कम हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, अगर कम है तो फिर आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कम क्यों है। तो उसके लिए आपको इश्यूएंस चेक करना पड़ेगा, आपका इश्यूएंस जो भी है। तो अभी कभी भी काम कीजिएगा तो आप एक्सेल में जो भी काम कीजिएगा तो उसमें मैनेज करके प्रॉपर तरीके से ज़रूर रखिएगा। अगर आपका एक भी मटेरियल, पावर टूल्स हो या स्टोर हो, एक भी मटेरियल्स अगर गायब हो गया, आपके पास भी रिपोर्ट नहीं है, तो फिर आपके कंपनी में क्लियरेंस लेना बड़ी मुश्किल हो जाएगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको। इसमें ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। अगर बड़ी कंपनी है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, खास करके पावर टूल्स के मटेरियल्स पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टोर के मटेरियल्स में तो हो सकता है कि आपने पेपर बनाया हुआ हो या कभी पेपर नहीं भी, कभी जो है अर्जेंट होता है मटेरियल्स, तो कभी डायनेमिक्स से चला जाता है, कभी एक्सेल से चला जाता है, तो मतलब आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन पावर टूल्स के मटेरियल्स में क्या होता है, अब पावर टूल्स के मटेरियल्स के बारे में बता दूं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है मशीन है वो सारे पावर टूल्स में आती है, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। फॉर्मेट जो बनाने के लिए मैंने बताया है उस पर कुछ मटेरियल्स का भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो उस टाइप की अगर आपके पास में कंपनी में मशीनें हैं, और होती ही है, हर जगह होती है, ड्रिल मशीन हो गया या कंक्रीट मिक्सर मशीन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि यूज किया जाता है कंपनी के अंडर में, तो वो आपको हमेशा मैनेज करके रखना है। आपको हमेशा, चाहे कितनी भी पुरानी जो है मशीन आपके पास में हो, उस पर आपको हमेशा ध्यान दे के रखना है। एक भी पीस आपकी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर हो गई तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने पॉकेट से, या फिर आपकी क्लियरेंस नहीं होगी। बहुत सारे स्टोर कीपर रो कर जाते हैं और बाद में उनको मिलता है, क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है इसको हटाओ, भेज दो वेयर हाउस में, स्टोर में, क्योंकि इसकी काम नहीं है, हमारे पास में स्पेस चाहिए। स्टोर कीपर उठाया, प्रोजेक्ट मैनेजर की बातों पे उठाकर भेज दिया। कभी कभी पेपर नहीं बनाएगा, ईमेल से भेज देगा। अब ईमेल पे सर्च करोगे तो मिलेगा ना, आपको याद रहेगा 2 साल के बाद 4 साल के बाद की मटेरियल्स आपने कैसे भेजा था। अब वो क्या होता है, जब आप क्लियरेंस कराने जाते हैं छुट्टी के टाइम्स में, तो आपके नाम से मिलता है कि ये मशीनें आपके पास में पड़ी हुई है। तो पहले उसका बताइए कि मटेरियल्स, वो आपकी मशीन कहाँ पे है,
आप नहीं बताएंगे, आप उसकी रिपोर्ट नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपकी क्लियरेंस नहीं होगी। फिर आप उस टाइम में पड़ेंगे पीछे कि भाई मटेरियल्स कहाँ गया, मैं देखूँ। तो ये चीज़ को हमेशा आप नोट करके रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अपने डाउट्स भी पूछिए ताकि मैं क्लियर करूँ। मुझे जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसे वीडियो को हमेशा लाइक भी किया, ठीक है ना। आप कमेंट्स नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम लाइक ज़रूर करें। तो अगर आप एज स्टोर कीपर काम करते हैं तो आप जो है हमेशा ख्याल रखें, पावर टूल्स के मटेरियल्स को हमेशा मैनेज करके रखिए। अगर कोई लेके जाता है तो उसका उसी नंबर, बैच नंबर ले, उसका आईडी नंबर जो होता है वो ले, उसमें लिखे और एक उसका पेपर बनाए, उसका साइन ले, ठीक है ना। साइन लेने के बाद से उसी टाइम में पेपर वर्क करें आप, उसके बाद वो पेपर को रख ले और मटेरियल्स दें। जब वो लाता है तो उसके बाद फिर उसको आप एक पेपर बनाएं, आपने ये रिसीव कर लिया हुआ है, या उसके बाद से आप रिसीव कर ले, रिसीव करके एक उसको कॉपी दे दें और फिर उसको अपने इन्वेंट्री में आप ऐड कर लें। तो इन आउट हमेशा बराबर रखिए। जो भी पर्सन लेके जा रहे हैं, जो भी वहाँ से लेकर जा रहे हैं, उनका नाम प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करें। जब मटेरियल्स आपको साइट से वापस करनी है तो कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की बातों पे आप बिना पेपर का नहीं भेजेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आप ज़रूर उसका पेपर बनाएं, नेक्स्ट डे बनाएं, मुश्किल नहीं है। अगर आप आज नहीं बना सकते हैं, नेक्स्ट डे ज़रूर बनाएं उसका पेपर बना के आप तुरंत भेजें उनको कि भाई मैं ये मटेरियल्स भेज दिया हुआ है, आप चेक करके मुझको इसकी रिसीविंग भेज दें। और रिसीविंग भी आपको लेकर रखनी है प्रॉपर तरीके से। अगर प्रॉपर तरीके से रिसीविंग नहीं मिल रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। बोलेगा भाई रिसीविंग तो है ही नहीं, आपने पेपर बना के भेजा है, हमने कभी आपको अगर रिसीविंग भेजी है तो उसका कॉपी दीजिए। रिसीविंग होनी चाहिए आपको। अगर रिसीविंग नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। फिर आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोस लाता हूँ मैं मटेरियल्स की, तो क्या ऐसे ही मटेरियल्स जाते हैं? नहीं जाते हैं, सारे पेपर से जाते हैं। और पेपर वर्क होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पेपर वर्क नहीं रहता है, कहीं छोटी कंपनी है तो मैनुअल वर्क होता है, लेकिन रिसीविंग तो प्रॉपर तरीके से रखना ही है। फाइलिंग आपको आनी चाहिए। फाइलिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा कि फाइल प्रॉपर तरीके से कैसे आपको रखना है, वो भी वीडियो देखें। प्रॉपर तरीके से फाइल करेंगे, प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। कंपनी में आप जो है किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करें, इन्वेंट्री मैनेज करें, आपको ऑन हैंड बनाना और बिन कार्ड बनाना, आउट इन स्टॉक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है पहले से ही। तो उस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आप पर जो है प्रॉपर तरीके से इस पर काम कीजिए। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, आपको बोरिंग लगती है कि चलो भाई क्या इसमें देखें, कुछ समझ में नहीं आता है। आप यहाँ पे तो एक्सेल में पढ़ाया जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप स्टोर कीपर हैं, सोच रहे हैं कि ये सब स्टोर का काम तो हम जाकर वहाँ पे भी सीख लेंगे, या फिर ये हमें एक्सेल्स पे ध्यान देना चाहिए। एक्सेल पे ध्यान देंगे, सही है, आपका एक्सेल है, लेकिन एक्सेल से ज़्यादा आपको मैनुअल काम करना है एज ए स्टोर कीपर, ठीक है ना। मैं खुद एक महीने तक काम किया था यहाँ पे इन्वेंट्री में। तो एक महीने में तकरीबन उस टाइम में स्टार्टिंग में हमारे पास में बहुत सारे स्टोर कीपर्स आए थे। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जैसे कि आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अगर कंपनी अच्छी है तो यहाँ पे भी इंटरव्यू होती है। यहाँ पे इंटरव्यू कैसे होगी आपकी? यहाँ पे कंपनी में आएंगे तो आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मैनेजर्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें हेड ऑफ जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं सबका, जैसे सिविल्स का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अलग अलग हो गए, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बुला के आपका इंटरव्यू ले लिया वहाँ पे। आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछा उससे उसको मतलब नहीं है, वो आपसे देखेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि वो जानता है उस काम के बारे में। तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने के बाद से आपको उसके हिसाब से आपको आपका काम देगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे इंडिया में, तो इंडिया में इंटरव्यू देने के बाद से यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते ही हम लोग काम नहीं थमा दिया गया या फिर बोला गया कि जाइए आप वेयर हाउस में काम कीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आने के बाद से हम लोगों को ट्रांसफ़र नोट बना कि भाई आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। वहाँ पे हम लोग गए। जाने के बाद से वहाँ पे हमारे जो हेड थे उन्होंने हमें बुलाया। बुलाने के बाद से जैसे कि ऑफिस था उनके ऑफिस के बगल में स्टोर बड़ा वाला था कंपनी का, उसी में पहले काम होता था। वहाँ से फिर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता था। तो वहाँ पे हम लोग गए। जाने के बाद तकरीबन 1 महीना वहाँ पे रहे हम लोग। तो वहाँ पे बुलाए अपने ऑफिस में, वो अपने ऑफिस में बुलाए। अपने ऑफिस में अंदर एक एक बंदे को बुलाए। एक वो थे और उनके साथ में एक उनका असिस्टेंट जो उनके नीचे काम करता है, ठीक है ना। और उसके बाद से बुलाकर वहाँ पे इंटरव्यू पूछने लगे। हम लोग सोचे कि इंडिया में दे दिए इंटरव्यू तो काम खत्म हो गया। नहीं भाई, वो तो वहाँ पे भी इंटरव्यू ले रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि तकरीबन अपने टेबल पे कुछ मटेरियल्स रख लिए थे, 6-7 मटेरियल्स रख लिए थे। मुझे अभी भी याद है, नेल था एक, और उसके साथ साथ में कुछ सिविल्स का मटेरियल्स था। ज़्यादातर सिविल्स के मटेरियल्स के ही पूछे थे। उसके बाद से कुछ केबल था, ठीक है ना। उसमें केबल्स में अलग अलग कलर के केबल थे।
और उसके बाद अर्थिंग की कुछ मटेरियल थी। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी क्या होता है अटक जाते हैं, बहुत सारे स्टोर कीपर को पता नहीं होता। उन्होंने हमें एक नेल उठाया और दिया, उसमें 2-3 टाइप का नेल निकाले थे वो, ठीक है ना। कॉमन नेल था जो वुडन नेल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ में वो स्टील का जो आता है वो भी था, कंक्रीट नेल भी था, ठीक है। वो उठाए और उठाकर सबसे पहले पूछे कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम बताओ। तो वहाँ पे तो अपने यहाँ तो पता ही है, उसको नेल को कितने लोगों को पता नहीं होता कि नेल बोला जाता है। वैसे ही पिरेक और क्या क्या नामें रखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाने के बाद से ये पूछने लगे। उसके बाद से फिर उन्होंने केबल उठाया रेड कलर का, वो उठाकर पूछने लगे कि ये कौन सा केबल है, ये केबल है या वायर है, क्या चीज़ है बताओ इसका। अब वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी अटक गए, भाई केबल वायर में फ़र्क डिफरेंट बताओ, रेड कलर का क्या यूज है, ब्लैक कलर का क्या यूज है, येलो ग्रीन का क्या यूज है। वो हो गया। नेल का भाई बताओ ये नेल कहाँ पे, एक तो नाम बता दिए कि नेल है तो कोई मुश्किल नहीं है, ये कहाँ पे यूज होता है ये भी बताना है आपको, ये कहाँ पे यूज होता है, यूज भी पता होना चाहिए। तो असली में इंटरव्यू जो हुआ था वो वहाँ ऑफिस में हुआ था, तो वहाँ पे तो अटक गए थे लोग सब लोग, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू निकाल लिए थे, वहाँ पे जाने के बाद से अटक गए थे। तो चलो जाने दो, वो तो होता है कि अगर वहाँ से निकल गए तो यहाँ पे तो सीख ही जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जो जितना जल्दी ग्रोथ करता है उतना जल्दी उसकी प्रमोशन हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि इंटरव्यू हुआ, होने के बाद से उन्होंने देखा कि इस तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनली अच्छे थे, अच्छे से उनको नॉलेज थी, जो कुछ बंदे उसमें एक्सपीरियंस वाले थे, जो मतलब दोबारा गए थे, गल्फ में आए थे किसी दूसरी कंपनी में, उस कंपनी में गए, तो उनको तुरंत उसी टाइम में उनको साइट मिल गया और जॉब मिल गया और एज ए सीनियर उनको रोल मिल गया। अब जिनको पता नहीं था, मटेरियल्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो एक्सेल के बारे में नहीं पूछे थे, कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछे थे, ठीक है ना, वो सिर्फ मटेरियल्स के बारे में पूछे थे। जो भी हमारी इंटरव्यू हुई कंपनी के अंदर में, वो सिर्फ मटेरियल्स के बारे में, ये कौन सी मटेरियल है, इसके क्या नाम है, कहाँ यूज होता है, यही चीज़ें, ठीक है ना। तो वो होने के बाद से जिनके पास में एक्सपीरियंस था उनको तुरंत उसी टाइम में वो लोग साइट पे भेज दिया और स्टोर वेयर हाउस में रख लिए और उनको काम मिल गया, ठीक है ना। लेकिन जिनको पता नहीं था, जैसे जो भी बंदे नए गए थे फ्रेशर में, उनको पता नहीं था, उन्होंने क्या किया, एज ए लेबर डाल दिया। मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको चेक करो प्रॉपर तरीके से, लिखो ये मटेरियल इतने पीस है, इतने पीस हैं, ये मटेरियल का ये नाम है। आपको एक एक करके लिखना है, ये नहीं कि आपने एक लाइन में 100 मटेरियल है तो 10 को लिख लिया और बाकी को छोड़ दिया, नहीं। आपको एक साथ स्टार्ट करना है, पूरी मटेरियल्स की एक रेक की लिख लेनी है। लिखने के बाद से उसको फिर से आपको उसकी क्वांटिटी लिखनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में लोकेशन देना है कि कौन से लोकेशन में वो मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके बाद से ये करने के बाद से ये चीज़ें आप जाके रिपोर्ट सबमिट करें ऑफिस में, ठीक है ना। और जब तक आपको मटेरियल की नॉलेज नहीं हो रही है तब तक आपको ये काम करना है। अगर आपके पास मटेरियल की नॉलेज हो जा रही है उसके बाद से आपको प्रोफेशनल वर्क आपको मिलता है और एज ए प्रोफेशनल आप शुरू होते हैं। तो 1 महीने के बाद से बहुत सारी बदलाव देखने को मिला, बहुत सारे मटेरियल्स की जो है नॉलेज हो गई और उसके बाद से ट्रांसफ़र हुआ। तो उसके बाद से स्टोर में आ गए, वेयर हाउस में आ गए। वेयर हाउस में आए तो यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस है और वाकई में जो वहाँ पे सीखा वो यहाँ पे काम आया। एक्सेल काम नहीं आया, क्योंकि एक्सेल का तो पहले से ही पता था मेरे को, एंट्री सब कुछ पता थे। और टेक्निकल नॉलेज में तो कहना नहीं है, टेक्निकल नॉलेज पूरा फुल था, क्योंकि उसमें पहले से ही मेरे को इंटरेस्ट था। तो पहले से, और मेरे जो फ्रेंड थे वो भी कर रहे थे तो उनको भी अच्छी नॉलेज थी। तो साथ में हम लोगों को सारे जितने भी थे सबको कहीं साइट पे ट्रांसफ़र हो गया और मेरे को वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो गया। तो एग्जांपल में वेयर हाउस में आया, उसके बाद से 1 महीने के अंदर में जैसे ट्रांसफ़र हुआ मेरे को, मैं यहाँ पे आया, आते ही मेरे को स्टोर में वेयर हाउस में भेजा गया। वेयर हाउस में गया तो मेरे को काफ़ी नॉलेज हो गई थी वहाँ से। तो फिर मैं देखा यहाँ पे तो सारे मटेरियल्स मेरे को समझ में आ रहे थे। तो यहाँ पे भी जो है हर रैक का अलग अलग लोकेशन देके रखा हुआ था। तो लोकेशन में देखा ये मटेरियल्स ये पड़े हुए हैं और साइड बाई साइड मटेरियल रखा हुआ था। हर साइड का अपना सेपरेट रैक था और लोकेशन भी मेंशन था उसमें। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है, सिविल अलग है, मैकेनिकल अलग है। ये तो वीडियो में भी आपको दिखा दिया हूँ मैं। तो ये चीज़ होने के बाद से तुरंत मेरे को उस टाइम में यहाँ पे स्टाफ की कमी थी, तो मैं देखा तो मेरे को काफ़ी काम मिला। और यकीन मानिए मैं एक बार जब बैठता था काम करने, सुबह से मतलब 6 बजे से स्टार्ट होता था तो सिर्फ एक लंच में मेरे को रेस्ट मिलता था, नहीं तो सीधा 5 बजे या फिर 3 बजे तक लगातार काम करने पड़ते थे। मटेरियल रिसीव करना,
तो यहाँ पे जो स्टोर कीपर थे उनसे मैं रिसीव करवाता था, मैं तो वहाँ से आया था क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर की, तो मैनुअली उनसे काम करवाते थे लोग। पहले मैनुअली ख़त्म हो गया तो कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर में मैं यहाँ पे काम कर लेता था और मेरे से जो ऊपर था वो काम करता था, तो उसको प्रमोट कर दिए लो, प्रमोट करके उसको ऊपर कर दिए लो, तो मेरे को काम नीचे देखने पड़ते थे, ठीक है ना, जितने भी काम होते। तो सुबह से बैठा, सुबह में इशुएंस बनाया, ठीक है, जितनी भी मटेरियल जा रही है उसका इशुएंस बन रहा है, जो आ रही है उसका रिसीविंग रिपोर्ट बन रहा है। बनाने के बाद से उसके बाद से क्या करते थे, उसका डेली इशुएंस जो बनाते थे उसमें एंट्री करते थे, डेली रिसीविंग रिपोर्ट था उसमें एंट्री करते थे। उसके बाद से उसको बीन कार्ड पे मैनेज करते थे, इतना पीस गया, ये विड्रॉल नंबर है, ये एमआर नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये साइट पे गया है, लोकेशन ये है, साइट नंबर कितना है, ये सारी चीज़ मैं मैनेज करके रखता था। और जो सप्लायर से आता था उसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ा, क्योंकि ERP की नॉलेज थी नहीं। अपने यहाँ टैली पे काम किए हैं लोग और वहाँ पे कैम का कोर्स कर रहे थे हम लोग, तो उसके बाद से उसमें भी जो है अपनी फाइनेंशियल जो होती है उसमें टैली ही यूज़ होता है 7 पॉइंट और 9 पॉइंट। तो 7 पॉइंट से स्टार्टिंग था, तो यहाँ पे सोचा हम लोग वैसे कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे डायनेमिक्स मिला हम लोगों को, और डायनेमिक्स का उतना भी जो है नॉलेज नहीं थी हम लोगों को कि डायनेमिक्स क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। हो सकता था कि हम लोग सोचे थे कि टैली की एज सेम टैली होगा, लेकिन टैली की तरह नहीं था। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कैसे डायनेमिक्स होता है, इजी है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। लेकिन अगर एक भी गलती कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। तो प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए आपको इसकी, कैसे मटेरियल रिसीव करना है, डिस्पैच करना है, कैसे मटेरियल्स आता है तो उसको क्लोज करना है। तो ये सब चीज़ें भी मैंने बताई हुई है और भी बहुत सारी वीडियो आने बाकी है, तो वो काम कर लेता था मैं। करने के बाद से डायनेमिक्स वाला जितना काम था वो सब ऊपर वाला करता था मेरे, मतलब मेरे से जो सीनियर था। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं 1 महीने के बाद से यहाँ पे जब काम किया, 2 महीना तकरीबन काम किया ऐसे, तो उसके बाद से मैं ऑफिस का काम देखने लगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि बाहर के काम जो थे वो मतलब सिर्फ रिसीव करना और भेजना था, और यहाँ पे ज़्यादा काम था, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग किया। तो उस टाइम में मेरे को जो मेरे मैनेजर्स थे, मतलब हेड जो डिपार्टमेंट थे, वो सीधा कॉल करते थे मेरे पास में। तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त थी, अगर आप नहीं समझ पाते ना तो आपके ऊपर से ही बाउंस कर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा असिस्टेंट स्टोर कीपर या स्टोर कीपर बन के ही रहना पड़ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो, अगर इंग्लिश आती है, अच्छी नॉलेज है आपकी, तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, अच्छे से ऊपर जा सकते हैं। आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप जब भी कंपनी में काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी ही मिलेगा, अरबी ही मिलेगा, उर्दू ही मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो हमेशा आपको ऊपर लेकर जाएगी। और यहाँ पे ईमेल भी देखना पड़ता है, ईमेल देखते हैं हम खुद, जो है पूरे वेयर हाउस का जो ईमेल है मैं खुद देखता हूँ। जो भी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी साइट की रिक्वायरमेंट होती है, मैं चेक करता हूँ। एमआर मैं खुद देखता हूँ, सब कुछ जितने भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी के अंदर में, तकरीबन मान के चलिए कि 100 साइट चल रहा है, 100 साइट्स, ठीक है ना। ये 100 साइट्स का जितना भी एमआर बनता है, कैश का एमआर तो खैर डायरेक्ट चला जाता है पेटी कैश में, वो पेटी कैश से खरीद कर आ जाता है। पेटी कैश एक साइट को दे दिया जाता है, लगभग मान के चलिए 30 लाख 40 लाख रियाल ऐसे कुछ मिल जाते हैं, तो वो लोग उसमें से परचेज कर लेते हैं जो अर्जेंट होता है। लेकिन अगर एग्जांपल उनको अगर कोई कॉस्टली मटेरियल चाहिए, अगर मान के चलिए कि 10,000 रियाल का है, 15,000 रियाल का है, तो वो पेटी कैश में नहीं लेते हैं, कभी भी उसका एमआर बनाते हैं, फिर उसका पीआर बनता है, फिर पीओ बनता है, फिर उसके बाद से उसका मटेरियल खरीद करता है। जब एमआर बनेगा ना, वो तो एमटीएल एमआर होता है, वो एमआर जब बनेगा तो हमारे पास में आता है, ठीक है ना, हमारे पास में आएगा सबसे पहले मेरे पास। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके स्टोर कीपर को दे देता हूँ। स्टोर कीपर लेते हैं, उसको चेक करते हैं, और बाकी का मैं अपने दिमाग में खुद रखा हूँ मेरे पास में क्या है नहीं है। तो मुझे जब पता चलता है कि ये मटेरियल्स का रिक्वेस्ट आया हुआ है, मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने से पहले उसको पहले देखता हूँ कि ये मटेरियल्स हमारे पास में है या नहीं है। तो अगर है तो प्रिंट करता हूँ, नहीं है तो मैं डायरेक्ट वहाँ से नॉट अवेलेबल करके अप्रूव कर देता हूँ। तो वो चला जाता है MCS डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, MCS डिपार्टमेंट में चला जाता है। फिर MCS वाले मटेरियल रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि उसका PR बनाते हैं, ठीक है ना, PR बना देंगे। तो ये PR बनने के बाद से ये अब चला जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट में। अकाउंट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, इसका PO बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये PO जाएगा ना, तो ये PO बनने के बाद से फिर ये कॉस्ट डिपार्टमेंट में चला जाता है। वो कॉस्टिंग वाले जो होते हैं उसको चेक करते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हुई है नहीं हुई है, मतलब कॉस्टिंग जो है वो सही है ना, जो हमें ऑफर मिल रहा है सप्लायर की तरफ से। तो वो भी वहाँ से कॉस्ट चेक करते हैं कि हाँ भाई ये कॉस्ट इसकी जो है सही है,
कॉस्ट जो है रेंज में है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर बोलेंगे लोग कि भाई नहीं, ये कॉस्ट को कुछ कम करवाओ, क्योंकि हमने पहले जो है इसकी कॉस्टिंग देख ली है, मटेरियल्स की ये कॉस्टिंग है। तो ये चीज़ की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें डेली इशुएंस और डेली रिसीविंग रिपोर्ट में तो यूनिट प्राइस और प्राइस की उसमें जो है ज़रूरत पड़ती है इंक्लूड करके हम लोग भेजते हैं कि ये इतने मटेरियल्स जो है इतने रियाल की या इतने भी जो है हमने साइट पे भेजा हुआ है, हमारा ये जो है मटेरियल्स इतना जो है बाहर गया हुआ है। तो ये उसके बाद से क्या होता है, कॉस्ट वाले जब अप्रूव कर देते हैं तो ये पीओ परचेज ऑर्डर जो होता है वो उनके पास सप्लायर के पास जाता है, परचेजिंग वाले लेकर जाते हैं, उनको भेजते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं। फिर परचेजर उसको खरीद के लाता है, ठीक है ना। खरीद कर लाने का मतलब ये नहीं कि वो अपने साथ लेकर आता है, वो ले जाकर कंपनी यानी सप्लायर को दे देगा, सप्लायर उसके आधार पे, ठीक है ना, उसके पीओ के आधार पे मटेरियल्स आपको डिलीवर करेगी। तो डिलीवर जब करेगी तो वो आपको एक अपनी कंपनी का वो खुद डिलीवरी नोट देंगे आपको, डीएन जिसको बोलते हैं हम लोग। वो डिलीवरी नोट लेके आपको अपने कंपनी के पीओ से और समरी से मिलाना पड़ता है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, कभी भी आप पीओ मिले या आप मटेरियल रिसीव करें तो सबसे पहले आप समरी ज़रूर चेक कीजिएगा। समरी चेक करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास में मटेरियल्स आया है, ठीक है ना, किसी पीओ के अंडर में 50 मटेरियल्स है, हो सकता है कि 10 मटेरियल डायरेक्ट साइट को भी मिल गया हो, अर्जेंट हो तो वो साइट वाले भी डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं, वहाँ पे भी स्टोर कीपर होता है, ठीक है। तो आपके पास में वेयर हाउस में आ रहा है तो आप ज़रूर समरी चेक करें। अगर आपके पास में समरी पूरा ओपन मिलेगा, यानी कि कोई डिलीवर नहीं हुआ है, तो पूरा ओपन होगा उसमें, तो ओपन होगा तो वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना, कि ये जो है समरी ओपन है, तो इसका मतलब ये होगा कि मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ है। और जहां आपको डिलीवरी नोट मिल जाए, इनवॉइस बना हुआ मिल जाए, तो जिसका इनवॉइस हो गया होगा उसको आपको रिसीव नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद से समरी से आपको ये नॉलेज मिल जाती है। दूसरा ये कि आपको पीओ अपना कंपनी का लेटेस्ट जो होता है वो आपको प्रिंट करना है। कभी कभी क्या होता है कि पीओ एक बनते हैं, फिर उसकी कॉस्टिंग देखकर या मटेरियल्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिवाइज करते हैं लोग। रिवाइज करने के बाद से रिवाइज होते जाता है तो 2, 3, 4, 5 नंबर तक चला जाता है। तो उसमें जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो उसमें लेटेस्ट वाले को देखें और लेटेस्ट वाले को प्रिंट करें। हो सकता है कि उनको पहले 10 पीस चाहिए था और फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को 8 पीस चाहिए, या हो सकता है कि 12 पीस चाहिए। तो पीओ जो होते हैं वो मॉडिफाई होते रहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि EMR बनता है, एग्जांपल साइट को 5 पीस की ज़रूरत होती है, वो लोग 8 पीस एक्स्ट्रा 3 पीस ऑर्डर कर देते हैं, तो एक्सपेंसिव होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, वापस रिटर्न करते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई आप जो है 6 पीस का बना है, 1 पीस एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर ये मटेरियल बच जा रहा है और यूज नहीं हो रहा है तो ये हमारा जो है कंपनी का बैड डेब्ट है, वापस लेना बहुत मुश्किल है, ये पैसे हमारे जो है ऐसे ही चले जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है पीओ लेटेस्ट वाला जो है प्रिंट करके कभी भी चेक करें। लेटेस्ट प्रिंट करके चेक करेंगे तो उससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपका जो भी लेटेस्ट आपका पीओ होगा, जो रिवाइज होकर लास्ट वाला होगा, वो आपको मिलेगा और उससे आप मटेरियल्स को चेक करें प्रॉपर तरीके से। मटेरियल्स जो है आपको चेक करने के बाद से क्या करना है कि जब मटेरियल रिसीव हो जाए तो उसी टाइम में आपको उसका पीओ और उसका प्रोजेक्ट कोड ये लेकर लिख लेना है और एक पेपर बना के चिपका देना है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि हो सकता है एक दिन में आप 5 सप्लायर से मटेरियल रिसीव कर रहे हैं और उसकी एंट्री कभी भूल जा रहे हैं तो उसका पेपर वहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है ना। तो लगा रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट होगी कि आप उसकी उसी टाइम में आप निकाल के उसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उसका आइटम कोड ले सकते हैं, पीओ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको उस पर मिल जाएगी, एक सिर्फ पीओ के नाम जो है पीओ मेंशन करने से, और प्रोजेक्ट का डिटेल्स तो पीओ से मिल ही जाता है। उसके बाद से वो लेने के बाद से मटेरियल रिसीव करने के बाद से आपको इसका रिसीविंग करना पड़ता है ERP सिस्टम के अंदर में। तो उसमें आप रिसीविंग करें, प्रोडक्ट रिसीव बनाना पड़ता है, अराइवल्स बनाने पड़ते हैं, वो उसके बाद से उसको क्लोज करके उसकी अटैचमेंट्स करनी पड़ती है वहाँ पे। तो आप कभी भी अटैचमेंट करें तो DN लिखा रहता है तो उसमें DN जरूर लिखें। जैसे डिलीवरी नोट रहता है तो उसमें हमेशा DN लिखें। DN लिखने के बाद से जो है आप कॉमा लगाएंगे, कोई दूसरा जो है ऑप्शन जो भी आता है उसमें लगाने के लिए आप ना लगाएं, ना स्टार ना हैश, कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमा लगाएं जो माइनस की टाइप के होता है। उसके बाद से जो नंबर होते हैं डिलीवरी नोट के, वो नंबर आप उसमें रेफरेंस नंबर डाल देंगे और उसको अटैच कर देंगे।
ठीक है। अटैच करने के बाद से उसको क्लोज हो जाता है जब, तो उसका प्रिंट ले लेंगे, लेकर उसको सबमिट कर देना पड़ता है। उसका एक ट्रांसमिटर बनता है अलग से। आप अगर नहीं जानते हैं ट्रांसमिटर के बारे में तो आप बताएंगे तो मैं उसका भी वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा, ट्रांसमिटर कैसे बनता है। और वो बना के आपको जो है अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को भेजना पड़ता है। और अगर ERP के पास उनके पास में एक्सेस है तो वो डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं तो आपको भेजना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका डिलीवरी नोट मेंशन होगा, PO नंबर मेंशन होगा, और ओरिजिनल जो डिलीवरी नोट होगा वो आपका प्लस जो आपने क्लोज किया है अराइवल और प्रोडक्ट रिसीव, उसका कॉपी लेके साथ में अटैच करके आपको अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को सबमिट करना होता है। फिर उसकी रिसीविंग लेके आप रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टोर का काम कर सकते हैं। इतने सारे काम जो है स्टोर में होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और भी बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, ठीक है ना। आप काम सीखें, जो है चैनल पे वीडियो देखें, एक्सेल जो है आप नॉलेज लें, इंग्लिश में आप जो है अभी से तैयारी कर दें, इंग्लिश अच्छी बोलना सीख लें। ये नहीं कि एकदम अंग्रेजी की तरह चाहिए, नहीं भाई, थोड़ी भी जो है इतना तो आपको पता है कि कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो बोलना और समझना इतना तो आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ में ईमेल लिखना, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ईमेल कैसे लिखना है आपको। तो इंग्लिश मस्ट है, उसके साथ साथ में इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको पता है तो ये आपकी प्लस पॉइंट है, यानी कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग मस्ट है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 1 महीने के लिए, आप सिर्फ 1 महीने के लिए चले जाइए और किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाइए। हो सकता है मैनुअल वाला भी मिलता है, कीपैड वाला नहीं, मैनुअल वाला जो अपने कचहरी में मिलते हैं लोग, वो वाला भी आप सीख लेंगे। तो उसकी जो इसकी कीबोर्ड की सेम कीबोर्ड होते हैं, बस ये होता है कि थोड़ा सा उसमें टाइपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये वाले में थोड़ा सा प्लेन होता है। लेकिन कम जो आपके यहाँ पे जो बटन होते हैं इसके कीबोर्ड के, उसके कमांड आपको पता हो जाता है, तो टाइप करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा स्पीड के लिए आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। सर्च यहाँ पे जैसे कि गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करके वहाँ पर लिख सकते हैं टाइपिंग मास्टर, तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, वहाँ से अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी का उसमें जो होता है सब कुछ सेम ही होता है। तो टाइपिंग मस्ट है, इंग्लिश मस्ट है, उसके साथ साथ में एक्सेल की नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सेल की नॉलेज उतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस उतना नहीं पूछा जाता है स्टोर कीपर में, क्योंकि उनका काम जो है स्टोर से रिलेटेड होता है। तो इंटरव्यूअर जो होता है आपसे इलेक्ट्रिकल, सिविल्स, मैकेनिकल्स जो भी होते हैं इसके मटेरियल्स के नॉलेज लेते हैं। जैसे कि मैं अपना एक इंटरव्यू पास करने के बाद से एक दूसरी कंपनी के लिए भी मैं गया था उसमें इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें मुझसे पूछा गया कि आप स्टोर कीपर का काम करते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं बोला कि भाई इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल्स में जो है मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल में काम करते हैं तो सबका कम से कम मेरे को 5-5 मटेरियल्स का नाम बताइए, ठीक है। तो इंडिया में 5 मटेरियल्स का मैं नाम क्या बताऊं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो भी मटेरियल्स होता है उसका तो बता दिया, मैकेनिकल में क्या आता है मेरे को ध्यान ही नहीं था। यहाँ पे प्लम्बरिंग का जो भी मटेरियल्स आता है वो सब मैकेनिकल्स में आता है। अब रह गया बात सिविल का, तो सिविल का याद तो आ रहा था पेंट एक, और बाकी का कुछ आ नहीं रहा था, पेंट और ब्रूस, बस यही थी। तो बोला कि भाई ये तो आप जो बता रहे हैं वो हमेशा यूज करने वाली मटेरियल्स है, आप ऐसे कोई मटेरियल्स का नाम बताइए जो कि वेयर हाउस और स्टोर में रखा जाता है और स्टोर किया जाता है। तो वैसे कुछ मटेरियल्स का नॉलेज नहीं था, तो उसमें मैं फंस गया था। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए कि मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से वो पूछेंगे इनपुट आउटपुट क्या है, ईफो लीफो, ये सब कुछ उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं लोग। अगर पूछे भी तो बता सकते हैं कोई ये है डिफिकल्ट है। ईफो क्या होता है? फीफो का मतलब होता है, आप जो भी होता है उसको लिख लेंगे फीफो, तो FIFO होता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन होगा और फर्स्ट आउट भी होगा, यानी कि जो पहले रिसीव करेंगे वो पहले जाएगा, ठीक है। लीफो का मतलब होगा लीफो यानी लास्ट इन, जो लास्ट में आया है, एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एक कंपनी का मतलब वेयर हाउस का, स्टोर का एक नियम है कि जो फर्स्ट इन आता है उसको फर्स्ट आउट, और जो लास्ट इन आता है वो फर्स्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो लीफो फीफो यही सब होता है, उतने सारे पूछते नहीं है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस है। उसके साथ साथ में आपको ज़्यादातर आपके मटेरियल्स के बारे में पूछेंगे, टाइपिंग्स के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, और आपकी एक्सपीरियंस देखेंगे, आपके बोलने की जो एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे जाते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो आपके पास में वो नहीं होना चाहिए। आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, ऐसे आपको बोलना है कि इंटरव्यू को लगे कि हाँ ये भाई बोल रहा है, इसके पास में नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है। जैसे आप कम बोलेंगे, आप डरेंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछे, आप 2 आंसर्स दीजिए।
अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आप स्टोर कीपर में क्या जानते हैं भाई, तो बोले सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बरिंग, आप जो क्वेश्चन पूछ लीजिए मैं बताने के लिए तैयार हूँ, सबके एक्सपीरियंस मेरे को पता है। तो पूछा कि भाई मटेरियल्स का नाम बताइए, आप फटाफट 3-4 मटेरियल्स का नाम लिए, बोल दिए फटाफट। उसके बाद से पूछा भाई कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है, तो ये सर आती है। तो ठीक है, इंग्लिश में आपकी स्पीड कितनी होती है? तो कोई बेवकूफ़ होते हैं जो इंग्लिश टाइपिंग नहीं किए होते हैं, बोलते हैं 110 का आ जाता है। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए पहले में, तो बोला था कि 100 का 110 का स्पीड आती है। बोला 110 का 100 का, वो साथ में ही वो कंप्यूटर था उसके बगल में, वो 3 इंटरव्यूअर गए थे उस टाइम में, तो साथ में कंप्यूटर था, वो उसको लिए पकड़े और ले जाकर टाइपिंग के पास में बैठा दिया। वो वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने ऑनलाइन ओपन किया वहाँ पे, और उसके बाद से एक पेपर थमा दिया, बोला कि भाई इसको टाइप करो। ठीक है, ऑनलाइन पे भी टाइपिंग कराए और ऑफलाइन में भी टाइपिंग कराए, वो दोनों में गया, टाइप किया, तो बोले कि भाई 110 तो स्पीड सही में आपकी बहुत है। वो उसके बाद से वहाँ पे गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक बंदा आया, उससे पूछे, मैं मतलब 3 नंबर पे था, तो मेरे को पता चल रहा था कि क्या क्या इंटरव्यू हो रही है। 2 बंदे का प्रॉब्लम ये था, तो दूसरे बंदे को भी ले गए, टाइपिंग कराए। टाइपिंग कराने के बाद से उसकी टाइपिंग स्पीड मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको क्या किया, आउट कर दिया। अब क्योंकि अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से, आपको पता नहीं तो उसका आंसर मत दीजिए, बोल दीजिए नहीं पता है। अगर है तो ही बताइए। जैसे कि उसने बोला कि भाई 100 की स्पीड आती है, 110 की स्पीड आती है, भाई 110 की स्पीड तो आसमान छू जाएंगे ऐसे लगता है मतलब। तो आप हमेशा ये ख्याल रखिए कि टाइपिंग क्या स्पीड के बारे में कभी पूछे तो आप बोलिए 25 प्लस 30 प्लस, या 25 से 30 के करीब में है। मेरे से पूछा गया कि भाई टाइपिंग स्पीड क्या है आपकी, तो मैं बोला उनसे कि सर मेरा टाइपिंग स्पीड जो है 30 प्लस में है। तो 30 प्लस में जो भी था मैं चेक कराया, उन्होंने मुझसे टाइपिंग कर लिया, मैं वहाँ पर टाइप भी किया, और मेरी स्पीड भी उस टाइम में 30 के ऊपर थी। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेरे इंट्रोडक्शन लिए गए थे, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हुआ था, मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने दिया था उनको। उसके बाद से उन्होंने पूछा था कि आप कौन सी कंपनी में काम किए थे, तो मैंने बताया। उसके बाद से मैं बोला एज ए टीचर भी मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, तो वो भी एक्सपीरियंस में बताया कि भाई मैं बच्चों को भी पढ़ाता था, तो ये एक्सपीरियंस भी है मेरी। और 2-3 फ्रेंड 4 फ्रेंड हमेशा आते रहते थे कंप्यूटर्स की नॉलेज लेने, तो उनको मैं बताता था। और हमेशा मतलब मेरे को कुछ नया सीखने की हमेशा एक लत थी, तो सब की चीज़ जो भी था मैंने उनको बताया। उतने ज़्यादा जो है वो टाइमिंग देते हैं आपको कि अगर आप उनसे फ्रेंकली बात करने लगेंगे, उनको पसंद आ जाएंगे आप, तो आपसे जो भी कुछ होता है आपसे जानने की वो कोशिश करते हैं। तो सारी चीज़ें रखने के बाद से जो है उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद से उन्होंने सारी चीज़ें बता दी उसी टाइम में कि मेरी सैलरी क्या होगी, बेसिक सैलरी, फूड, और उसके बाद से अकोमोडेशन, इंश्योरेंस और जो भी चीज़ होती है उसी टाइम में उन्होंने साइन कर दिया। उनके पास में 2 फॉर्म थे, एक फॉर्म में जो था उनका पूरा डिटेल्स था, जिसमें हमें देना था कि मेरा नाम क्या है और पासपोर्ट कैसा है, ECR है, ECNR है, और कितनी एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी। दूसरा जो फॉर्म था उसमें जो है उन्होंने एक फॉर्म अपनी कंपनी का बनाए हुए थे, उसमें लिखा हुआ था कि ये आपका जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि काम करने का स्ट्रेंथ क्या है, तो उसमें दिया हुआ था गुड, वेरी गुड और एक्सेलेंट। तो वो चीज़ का फॉर्म उनके पास में था, उसी में वो टिक कर रहे थे कि मेरा क्या चीज़ मतलब कैसा है, गुड है एक्सपीरियंस या एक्सीलेंट है, वो चीज़ पे टिक करते गए थे। उसके बाद उन्होंने नंबर दिया था 220 नंबर, 121 नंबर, 180 नंबर, ऐसे करके वो नंबर भी दे रहे थे कि इंटरव्यू में मेरा कितना नंबर मिल रहा है। तो ये चीज़ था। उसके बाद से वो उन्होंने सारा चीज़ ऑफ़र कर दिया। उसके बाद से बोले कि अब आप जा सकते हैं, तो पासपोर्ट वहीं पर रख दिया उनको देकर, उसके बाद से निकल गए वहाँ से। तो इतनी सारी चीज़ जो है आपको फेस करने पड़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मटेरियल्स की नॉलेज हमेशा आप लोग लीजिए, ये मस्ट है। और ये चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि आप किस इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऑयल गैस की कंपनी में जा रहे हैं या होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, यानी होटल कंपनी में जा रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल्स में सब सेम काम होता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट होता है। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल के मटेरियल्स होते हैं, लेकिन काम स्टोर कीपर का ही करना है। सिविल में सिविल का ही होता है, लेकिन काम स्टोर कीपर को करना है। मैकेनिकल्स में मैकेनिकल्स का होता है, लेकिन काम स्टोर कीपर को करना है। तो सब चीज़ें जो है सेपरेट होती है, प्रोडक्ट सेपरेट होता है, गुड्स सेपरेट होता है, लेकिन काम एक ही होता है। तो ये चीज़ को आप हमेशा दिमाग में अपने रख लें। और इतना ज़्यादा टॉप नहीं होता है इंटरव्यू देना, बहुत ही ईजी है। आप एक इंटरव्यू में जाएंगे फेल होंगे, 2 में फेल होंगे, लेकिन 3rd में आप फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप इंटरव्यू से कभी भी मत डरिए। आप अगर इंटरव्यू फेस करके जा रहे हैं तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, और हमेशा आपको ये लगेगा कि हम इंटरव्यू दे के आए हों। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।